आप सभी प्रिय छात्रों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं रोहित मिश्रा आप सभी का अपने आरबीएस महाविद्यालय के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। बिल्कुल मैं उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में बिल्कुल लगे होंगे। आज जो स्टूडेंट्स मेरी जो क्लास होगी वो होगी बीएससी एग्रीकल्चर 6 सेमेस्टर के स्टूडेंट की, यानी 6वें सेमेस्टर के जो छात्र हैं उनको मैं आज पढ़ाऊँगा। तो उनका जो सब्जेक्ट है आपका डिजीज ऑफ फील्ड एंड हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स एंड देयर मैनेजमेंट, वो मैं आपको पढ़ाऊंगा। यानी आपकी जो फसलें हैं उनके प्रमुख रोग जो हैं और उनका प्रबंधन, ये सब्जेक्ट आज आपको मैं पढ़ाऊंगा। तो इसके अंतर्गत मैं आपको पढ़ा रहा था सूरजमुखी के प्रमुख रोग यानी डिजीज ऑफ सनफ्लावर। तो डिजीज ऑफ सनफ्लावर के अंतर्गत मैं आज आपको पढ़ाऊंगा एक सूरजमुखी का एक प्रमुख रोग है जिसका नाम है अल्टरनेरिया ब्लाइट। ठीक है ना, अल्टरनेरिया ब्लाइट डिजीज ऑफ सनफ्लावर यानी सूरजमुखी का अल्टरनेरिया ब्लाइट रोग। ठीक है ना, तो ये जो है वो जो इस सूरजमुखी का जो अल्टरनेरिया ब्लाइट जो डिजीज है, ठीक है, ये बहुत ही खतरनाक है। यानी इसको हम जो है वो आपका अगेती झुलसा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है ना, अगेती झुलसा के नाम से भी जानते हैं। तो ये जो है वो सूरजमुखी फसल का एक बहुत ही प्रमुख रोग होता है जो सूरजमुखी की फसल को काफ़ी ज़्यादा मात्रा में जो है वो प्रभावित करता है। इस रोग के कारण जो है वो सूरजमुखी की जो फसल में जो दाने होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में प्रभावित होती हैं। उनकी जो गुणवत्ता होती है वो जो है वो नष्ट हो जाती है, जिससे जो ऑयल का परसेंटेज होता है यानी जो कि उसमें तेल की जो मात्रा होती है वो बिल्कुल कम हो जाती है। ठीक है ना, तो इस प्रकार से जो है वो ये प्रमुख घातक रोग होता है। आइए इसके बारे में हम आपको बताते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं सूरजमुखी का अल्टरनेरिया ब्लाइट रोग यानी सूरजमुखी का जो अगेती झुलसा होता है इसको कहते हैं। ठीक है ना, अब इसके बारे में आगे बात करूंगा कि इस रोग का जो है कुछ हम बात करेंगे साइंटिफिक क्लासिफिकेशन की। किसकी बात करेंगे? साइंटिफिक क्लासिफिकेशन की, यानी किस प्रकार से इनको जो है वो साइंटिफिक क्लासिफिकेशन इनका जो डोमेन होता है। ठीक है ना, तो ये रोग जो है मुख्यतः कवक के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? फंजाई के द्वारा कॉज किया जाता है। जो अल्टरनेरिया जो है वो अल्टरनेरिया हेलियोंथिस होता है उसके द्वारा जो है वो उस पैथोजन के द्वारा कॉज किया जाता है जो कि एक फंगस होता है यानी कवक होता है। अब मैं आगे इसकी बात करूंगा इसका डोमेन क्या होता है। इसका जो डोमेन होता है वो होता है आपका यूकैरियोटा। क्या होता है? यूकैरियोटा। और इसका जो किंगडम होता है वो होता है फंजाई, और जो इसका डिवीजन होता है एस्कोमाइकोटा होता है। जो इसका क्लास होता है वो डोथिडीमाइसिटीज होता है। इसका ऑर्डर जो होता है वो पेलियोसोप्रेलस होता है, और फैमिली जो होती है पेलोस्प्रेशी होती है, और जिसका जीनस होता है अल्टरनेरिया होता है, और स्पीसीज जो होती है वो अल्टरनेरिया हेलियोंथ्रिकोला होती है। ठीक है ना, तो इस प्रकार से इनका जो डोमेन होता है यूकैरियोटा होता है। ठीक है ना, और का किंगडम फंजाई होता है, डिवीजन एस्कोमाइकोटा होता है, क्लास डेक्स्ट्रोडाइमिस्ट्री होती है, ऑर्डर जो होता है वो पेलिकोस्प्रोलेस होता है, फैमिली जो होती है पेलोस्प्रोरेशी होती है, और जीनस इसका अल्टरनेरिया होता है, और इसकी स्पीसीज जो होती है वो हेलियोंथ्रिकोला होता है। ठीक है ना, तो इसीलिए इसका नाम है अल्टरनेरिया हेलियोंथी स्पीसीज, यानी अल्टरनेरिया हेलियोंथी जो स्पीसीज होती है फंगस की उसके द्वारा ये जो है रोग कॉज किया जाता है। ठीक है ना, तो आइए इसके बारे में और आगे जानते हैं। ये जो है वो सूरजमुखी के जो है वो फोलियर रोग विभिन्न रोग जनकों के कारण होते हैं, जिनमें से क्या होता है अल्टरनेरिया हेलियंथी और पुकीनिया हेलियंथी और सेप्टोरिया हेलियंथी शामिल होती है ना। ठीक है ना, तो ये जो फंजाई होती है, ये जो कवक होता है, जो इसका पैथोजन होता है, जो रोग कारक होता है, वो निम्नलिखित प्रमुख 3 जो है वो प्रजातियां होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? अल्टरनेरिया हेलियंथी होती है, पुल्केनिया हेलियंथी होती है, और अपसेटेरिया हेलियंथी शामिल होती है। इन स्पीसीजों के द्वारा यह रोग सूरजमुखी में जो है वो पाया जाता है। ठीक है, इसके बाद ये रोग पर्ण समूह यानी पर्ण समूह पर विभिन्न लक्षणों का कारण बनते हैं। तो सर्वप्रथम जो ये रोग होता है अल्टरनेरिया ब्लाइट अगेती झुलसा जिसको बोलते हैं, इसके लक्षण जो है वो सर्वप्रथम पत्तियों पे दिखाई देते हैं। पत्तियों पे छोटे छोटे धब्बे आकार के गोले जो है वो स्पॉट्स दिखाई देते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? नेक्रोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? नेक्रोसिस। स्पॉट्स ऑफ लीफ, स्पॉट्स ऑफ लीफ, इसको क्या कहते हैं? नेक्रोसिस। नेक्रोसिस। ठीक है ना, तो इस प्रकार से
सर्वप्रथम जो है वो धब्बों के छोटे छोटे गोले जो है वो धब्बे, डेड स्पॉट्स जो है वो पत्तियों पे दिखाई देते हैं, जिसे हम नेक्रोसिस कहते हैं। नेक्रोसिस क्या है? डेड टिश्यूज को, यानी मृतक, जो मृत ऊतक होते हैं, पत्तियों के जो ऊतक सेल्स होती हैं, मृत कोशिकाएं होती हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? नेक्रोसिस के नाम से जानते हैं। तो ये जो पैथोजेंस होती है वो सर्वप्रथम क्या कार्य करती है? वो डेड टिश्यूज को डेड करती है, यानी कोशिकाओं को मार देती है। तो इस प्रकार से छोटे छोटे जो है वो गोले धब्बे जो है वो स्पॉट दिखाई देते हैं इस प्रकार से लीफ में। इस प्रकार से जो है वो लीफ में क्या होते हैं? वो स्पॉट्स जो है वो दिखाई देते हैं, ठीक है ना। तो उसे हम क्या कहते हैं? नेक्रोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? नेक्रोसिस के नाम से हम जानते हैं। तो ये धब्बे धीरे धीरे क्या होते हैं? बड़े होने लगते हैं और बड़े स्पॉट्स जो है वो दिखाई देते हैं, जिससे पत्तियों में जो क्लोरोफिल होता है वो डिक्रीज होने लगता है। तो जब इनकी कोशिकाएं मृत हो जाती हैं, पत्तियों में नेक्रोसिस कॉज हो जाता है, तो उनकी जो उनकी भोजन बनाने की प्रक्रिया होती है, क्लोरोफिल यानी प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है, उसमें जो क्लोरोफिल होता है वो नष्ट हो जाता है, जिससे पत्तियां अपना भोजन जो है वो नहीं बना पाती हैं, जिससे पौधे बिल्कुल छोटे रह जाते हैं और उनका वृद्धि विकास नहीं होता है, जिससे उनकी उत्पादन क्षमता जो है वो प्रभावित हो जाती है, ठीक है ना। इसके बाद क्या बात करते हैं कि लक्षण बताते हैं विकास के अनुकूल मौसम में सूरजमुखी की पैदावार को कम कर देते हैं, ठीक है ना। तो रोगों के फैलने के लिए फेवरेबल कंडीशन आवश्यकता होगी। अगर उनकी वातावरणीय जो दशाएं हैं वो उपयुक्त हो गई तो सूरजमुखी की फसल को काफ़ी ज़्यादा मात्रा में ये रोग जो है वो प्रभावित कर देता है, ठीक है ना। अब मैं आगे बात करता हूँ स्टूडेंट्स, इन पत्तियों रोगों की महामारियों के विकास के लिए पर्यावरण स्थिति जो है वो बदलती है, और इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि प्रत्येक के लिए उपयुक्त प्रबंधन रणनीति विकसित करने के में सही रोग पहचान महत्वपूर्ण होती है, ठीक है ना। तो इनके रोग जो ये रोग फैलने के लिए सबसे आवश्यक होता है महत्वपूर्ण पर्यावरणीय दशाएं। अगर किसी भी रोग के फैलने के लिए अगर महत्वपूर्ण पर्यावरणीय जो दशाएं हैं, जैसे तापमान, प्रकाश, आर्द्रता, नमी, ये उपयुक्त अगर रोग को मिल जाती हैं तो वह रोग और बड़ी मात्रा में और ज़्यादा महामारी के रूप में जो है वो प्रभावित करता है। तो अगर इसको जो है वो कई सारी जो है वो महत्वपूर्ण फैक्टर्स जो होते हैं, टेम्परेचर, लाइट और ह्यूमिडिटी और मॉइस्चर, ये सब पर्याप्त मात्रा में मिल जाता है तो यह रोग और भी भयंकर जो है वो सूरजमुखी को प्रभावित जो है वो कर सकता है। इसके अलावा इसके कई अल्टरनेरिया प्रजातियों को सूरजमुखी और बीमारियों का कारण बताया गया है। तो इस प्रकार से जो ये अल्टरनेरिया हेलियोंथी होती है, इसकी और सारी जो है वो 3 प्रजातियां तो प्रमुख होती है जो मैंने पढ़ाया, इसके अलावा और कई सारी प्रजातियां हैं जो इसके कारण जो है इस रोग को इस रोग को फैलाने का कारण जो है वो बनती हैं। इसके अलावा जैसे आपके ए हेलियंथिस हो गया, जो कि सबसे सामान्य अल्टरनेरिया एनपीपी जो है वो है, सूरजमुखी का महत्वपूर्ण उपज नुकसान करने के लिए जिम्मेदार हो सकता है। तो सबसे ज़्यादा जो सूरजमुखी में ये अल्टरनेरिया आपका जो अल्टरनेरिया ब्लाइट पाया जाता है वो एच हेलियंथिस द्वारा होता है। किसके द्वारा? ए हेलियंथिस के द्वारा होता है। तो और बाकी जो है वो अन्य भी प्रजातियां होती हैं, लेकिन जो अल्टरनेरिया हेलियंथी होता है वो स्पीसीज जो है वो कवक की सबसे ज़्यादा इस रोग को प्रभावित करने वाली सबसे ज़्यादा मात्रा में जो है वो पाई जाती है। वैसे तो जितने भी सूरजमुखी उत्पादक राज्य हैं जहाँ पर भी सूरजमुखी का प्रोडक्शन किया जाता है वहाँ पर यह रोग जो है वो मुख्यतः जो है पाया गया है। और इसका अगर हम विपरीत क्लाइमेटिक कंडीशन दशाएं, अगर वातावरणीय दशाएं जो है वो इस रोग के अनुकूल होती हैं तो हमको उचित प्रबंधन करने की आवश्यकता हो जाती है। अब मैं आगे इसके बारे में और आपको बताऊंगा। कि अल्टरनेरिया सभी सूरजमुखी उत्पादक क्षेत्रों में होता है। वर्तमान में यह दक्षिण अफ्रीका में सूरजमुखी उत्पादक के लिए यह संभावित बीमारी का खतरा है, ठीक है ना। तो दक्षिण अफ्रीका में जो है वो सबसे ज़्यादा जो है वो पाया जाता है, लेकिन जितने भी उत्पादक देश हैं जहाँ पर भी सूरजमुखी खेती होती है वहाँ पर ये प्रमुख रूप से जो है वो पाया जाता है। इसके अलावा ये जो होता है वो फसलों और संक्रमित फसल के मलबे पर, खरपतवार मेज़बानों पर और बीज पर जीवित रहता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये रोग जो है वो जब सूरजमुखी की फसल कट जाती है तो
जो है ये जो इसका जो पैथोजन होता है, जो रोग कारक होता है, वो आसपास खेत के तमाम प्रकार के खरपतवार होते हैं, अन्य फसलें होती हैं, उस पे इसके जो स्पोर्स होते हैं वो अपना जीवन यापन करते रहते हैं। और जब हम सूरजमुखी की फसल को लेते हैं, उस अगले वर्ष फिर से हम सूरजमुखी की फसल उस खेत में लेते हैं, तो खरपतवारों से इसके स्पोर जो होते हैं वो फिर से पौधों में आ जाते हैं, फसल में आ जाते हैं और उसको प्रभावित करना जो है वो प्रारंभ जो है वो कर देते हैं। जैसे कोई भी रोग हो, कोई भी पैथोजन होता है, जब फसल की कटाई हो जाती है तो वो पैथोजेंस क्या करते हैं, वो पैथोजेंस के जो स्पोर होते हैं, जो बीजाणु होते हैं, वो जो है खरपतवारों पे, अन्य जो पौधे होते हैं खेत के आसपास, उस पे अपना जीवन यापन करते हैं। और जब हम पुनः फसल को उगाते हैं अगले वर्ष, तो वो फिर से फसल में आ जाते हैं। इस प्रकार से यह रोग जो है वो काफ़ी जो है वो ज़्यादा मात्रा में फिर से प्रचंड होकर के फसल को प्रभावित जो है वो करते हैं। तो इसमें भी जो है वो ऐसा जो है वो देखा गया है। इसके बाद ये रोग तब शुरू होता है जब पत्तियों या उपजी जमीन पर बीजाणु नमी की उपस्थिति में अंकुरित होते हैं और पत्तियों को सीधे घुसना और संक्रमित करते हैं। ठीक है ना, तो जमीन पर बीजाणु नमी की उपस्थिति में अंकुरित होते हैं। तो ये रोग जो है तब उत्पन्न होता है जब इसके जो बीजाणु होते हैं वो नमी खेत में होती है, तो उनका मल्टीप्लिकेशन होता है। ठीक है ना, बीजाणुओं का मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, जैसे मान लीजिए ये होते हैं इनके स्पोरोजेनेसिस होते हैं, ये क्या होते हैं, ये होते हैं इनके स्पोर्स, स्पोर्स हैं। ठीक है ना, फिर इन स्पोर्स जो है वो, जब ये स्पोर्स जो है वो फूटते हैं तो ये जो है वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हवा में जो है वो निकलते हैं। और फिर ये हवा में जब निकलते हैं, फिर इनसे जो है वो एक से दो से फिर 3, फिर 3 से जो है वो 9, ठीक है। इस प्रकार से इनका मल्टीप्लिकेशन जो है वो बहुत तेजी से होता है। ठीक है ना, इस प्रकार से इनका मल्टीप्लिकेशन बहुत तेजी से जो है वो होता है। ठीक है ना, इस प्रकार से ये तेजी से फैलना शुरू कर देते हैं। 1 से लेके, जैसे इनके जो बीजाणु होते हैं 1 से 3, 3 से 9, 9 से 18, इस प्रकार से मल्टीप्लाई जो है वो हो जाते हैं और ज़्यादा मात्रा में जो है वो फैलते हैं। ये जो है वो जब फेवरेबल, ठीक है ना, जब ये फेवरेबल कंडीशन प्राप्त करते हैं, जैसे आपका मॉइस्चर हो गया, टेम्परेचर हो गया, आपका मॉइस्चर हो गया, टेम्परेचर हो गया, लाइट हो गया, लाइट, ह्यूमिडिटी, तो ये जो है, जब ये जो इनको बीजाणु होते हैं, जो इनके पैथोजेंस होते हैं, जब फेवरेबल कंडीशन प्राप्त करते हैं, जैसे नमी हो गया, आपका तापमान हो गया, प्रकाश हो गया, ह्यूमिडिटी हो, आर्द्रता हो गया, तो जब ये उपयुक्त मात्रा में प्राप्त करते हैं, तब इनके स्पोर जो है वो तेज़ी से मल्टीप्लाई होते हैं, तेज़ी से इनकी ग्रोथ होती है। ठीक है ना, 1 से 3, 3 से 9, 9 से 18 बहुत तेज़ी से मल्टीप्लाई होते हैं और अपने होस्ट को पूरी तरह से जो है वो कवर कर लेते हैं। ठीक है ना, अगर इनके मृत किसी जो है वो किसी होस्ट पे ये अपना जीवन यापन करते हैं, जैसे खरपतवार हो गया, मिट्टी हो गया, सड़े गले पदार्थों पे अपना जीवन यापन करते हैं, और जब मुख्य होस्ट इनको मिल जाता है, मेन फसल जब हम लेते हैं सूरजमुखी की, तो फिर उसमें अपना प्रभावकरण, इस पर आक्रमण कर देते हैं और उसको प्रभावित जो है वो करने लगते हैं। ठीक है ना, तो सबसे पहले इनके लक्षण जो होते हैं, उनके जो होते हैं, तो इनके जैसे स्पोर्स अंकुरित होते हैं फेवरेबल कंडीशन प्राप्त हुए, उसके बाद उनसे अंकुरण के पश्चात उनकी वृद्धि होती है और वो अपने होस्ट को जो है वो कवर कर लेते हैं। ठीक है ना, इसके बाद मैं आगे बात करता हूँ इनके लक्षण। ठीक है ना, कैसे इनका सिम्टम्स हम देखेंगे, तो इनके लक्षण जो है सबसे पहले जो है वो पत्तियों पे प्रेजेंट होते हैं। कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, पत्तियों पे दिखाई देते हैं, जैसे आप ये देख रहे हैं। ठीक है ना, ये जो डेड स्पॉट्स आप देख रहे हैं, ये क्या है, ये डेड स्पॉट्स हैं। क्या है, डेड स्पॉट्स, ये क्या है आपके डेड स्पॉट्स।
इसको क्या कहते हैं, इसको नेक्रोसिस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, नेक्रोसिस। डेड स्पॉट्स हैं, इसको निक्रोसिस भी कहते हैं। तो पत्तियों में जो है वो, पत्तियों के सबसे पहले इनके लक्षण कहाँ दिखाई देते हैं, पत्तियों पे दिखाई देते हैं। पत्तियां जो है वो, उनका जो है जो सेल्स होती हैं, कोशिकाएं होती हैं, जो ऊतक होते हैं, वो मृत हो जाते हैं, वो डेड हो जाते हैं। और वो डेड जो टिश्यूज होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, नेक्रोसिस कहते हैं। और जब डेड हो जाते हैं तो उसमें लैक ऑफ क्लोरोफिल, क्लोरोफिल की कमी हो जाती है, जिसके कारण पत्तियां अपना प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा भोजन नहीं बना पाती हैं, जिससे पौधों की वृद्धि एवं विकास जो है वो प्रभावित हो जाती है। तो इस प्रकार से लक्षण जो है वो पत्तियों पे इनके जो है वो दिखाई देने हैं। ठीक है ना, पहले वो जो है बिल्कुल पीले होते हैं, फिर वो जो है धब्बे भूरे कलर में जो है वो परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है ना, तो इस प्रकार के स्पॉट जो है वो लीफ पे आप जो है वो देख सकते हैं। ठीक है ना, ये आप देख रहे हैं। तो इस प्रकार से स्पॉट जो है वो लीफ पे जो है वो दिखाई देते हैं, जिसको हम नेक्रोसिस कहते हैं या फिर इसको डेड स्पॉट बोलते हैं। ठीक है ना, तो इस प्रकार से पत्तियों से जो है वो सर्वप्रथम इसके लक्षण जो है वो दिखाई देते हैं। उसके बाद जो होता है कि इनके पत्तियों के पश्चात फूलों पर भी इनके लक्षण जो है वो दिखाई देते हैं। ठीक है ना, यानी जो दाने होते हैं, इसमें जो फ्लावर होते हैं, जो दाने होते हैं वो बिल्कुल काले पड़ जाते हैं। ठीक है ना, इसको जो अल्टरनेरिया हेलियोंथिस स्पीसीज के कवक होते हैं वो पहले जो है वो पत्तियों पे दिखाई देते हैं, फिर जो है वो कुछ टहनियों पे भी लक्षण इनके प्रेजेंट होते हैं, फिर वो जो स्पोर जो है वो फूलों पे प्रभावित करते हैं, और जो दाने होते हैं बिल्कुल काले हो जाते हैं। और वो उससे क्या होता है, जो उनमें ऑयल परसेंटेज होता है, तेल की मात्रा जो होती है वो बिल्कुल कम हो जाती है, जिससे सूरजमुखी की फसल की गुणवत्ता जो है वो खराब हो जाती है। ठीक है ना, तो इस प्रकार से जो है वो ये जो ब्लैक दिख रहा है ये भी आपकी जो है क्या होती है, अल्टरनेरिया ब्लाइट जो है वो होती है। इसके बाद कुछ अन्य है, पत्तियों पे जो है इसके लक्षण इस प्रकार से जो है वो देखे जाते हैं। ठीक है ना, तो ये जैसे ये क्या है, पहले सर्वप्रथम जो है वो इस प्रकार से पत्ती जो है वो दिखाई देती है, डार्क ग्रीन हो जाती है। क्या कैरेक्टर होते हैं, डार्क ग्रीन के, डार्क ग्रीन हो जाती है पत्तियां। फिर उसके बाद जो है वो जैसे इसका होता है, फिर ऊतक क्षय होता है। ठीक है ना, ये येलो स्पॉट्स दिखाई देते हैं, ब्राउन और येलो स्पॉट्स, ब्राउन और येलो स्पॉट, येलो स्पॉट्स। ठीक है ना, इस प्रकार से ब्राउन और येलो स्पॉट दिखाई देते हैं। फिर ये जो है वो मृत हो जाती हैं पत्तियां। ठीक है ना, डेड स्पॉट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, ये डेड लीव्स, डेड लीफ, डेड स्पॉट्स दिखाई देते हैं। फिर ये जो क्या होता है, ये नेक्रोसिस हो जाता है, नेक्रोसिस। ठीक है ना, ये नेक्रोसिस कॉज होता है और ये डेड लीव्स हो जाती हैं, पूरा जो है वो डेड लीफ हो जाती हैं। ठीक है ना, पूरी तरह से जो है वो डेड लीफ हो जाती हैं। तो इस प्रकार से इनके कैरेक्टर जो है पत्तियों पे देखे जा सकते हैं। पहले इस प्रकार से दिखाई देते हैं डार्क ग्रीन कलर में, फिर जो है पत्तियों का एक किनारा, पत्तियों का जो किनारा होता है वो सर्वप्रथम इससे प्रभावित होता है। पत्तियों के किनारे पर जो है वो पीले भूरे कलर के धब्बे जो है वो दिखाई देते हैं। ठीक है ना, और उनके ऊतकों को जो है वो मारते हैं। उसके बाद फिर ये किनारे जो है वो बिल्कुल आपके नेक्रोसिस, डेड जो साइड की लीव्स होती है, जो साइड का ऊतक होता है पत्तियों का, वो बिल्कुल मृत हो जाता है और इस प्रकार से नेक्रोसिस कॉज होता है। पूरी तरह से पत्तियों में मृत दाग दिखाई देते हैं, जिसको हम नेक्रोसिस कहते हैं या फिर हिंदी में ऊतक क्षय कहते हैं। फिर ये पत्तियां पूरी तरह से जो है वो मृत हो जाती हैं, ये बिल्कुल जो है वो लेस क्लोरोफिल हो जाती हैं, लेस क्लोरोफिल। ठीक है ना, यानी ये अपना भोजन बनाने में असक्षम हो जाती हैं। तो इस प्रकार से पत्तियों पे इनके लक्षण जो है वो देखने को मिलते हैं। ये किसके कैरेक्टर होते हैं, अल्टरनेरिया हेलियोंथिस के कैरेक्टर जो है वो होते हैं। ठीक है ना, इसके बाद मैं आगे बात करूंगा। इस प्रकार से लीव्स पे भी इनके कैरेक्टर जो है वो दिखाई देते हैं। कुछ पत्तियों पे इस प्रकार के भी लक्षण जो है वो इसके सूरजमुखी
कि अल्टरनेरिया ब्लाइट के लक्षण जो है वो अगेती झुलसा के जो है वो दिखाई देते हैं। ठीक है ना, ये सारे जो होते हैं वो आपके जो है वो डेड स्पॉट्स होते हैं, इसको हम नेक्रोसिस कहते हैं। ये जो है क्लोरोफिल को जो है वो नष्ट कर देते हैं। ये क्लोरोफिल की जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया है वो बिल्कुल बाधित हो जाती है। इस प्रकार से पत्तियों में जो है इसके लक्षण जो है वो दिखाई देते हैं और धीरे धीरे पूरी पत्ती जो है वो काली भूरी जो है वो पड़ जाती है और उसको मृत पत्ती के नाम से जानते हैं। और इस प्रकार से भी पत्तियों पे किनारे किनारे सबसे जो है वो लीफ बर्न हो जाती है। इसको क्या कहते हैं? लीफ बर्न, लीफ बर्न। ठीक है ना, तो इसे हम क्या कह सकते हैं कि इसके द्वारा जो है वो लीफ बर्न भी हो जाती है, जैसे आग से झुलस गई हो पत्तियां। तो इस प्रकार से लक्षण जो है वो इसमें जो है वो दिखाई देते हैं। ठीक है, इसके बाद अल्टरनेरिया जो हेलियंथी के लक्षण परिपत्र के रूप में दिखाई देते हैं, गहरे भूरे रंग से लेकर के काले घावों की तरह। ठीक है ना, काले घावों के साथ गाढ़ा छल्ले होते हैं जिनका व्यास 0.2 mm से 0.5 mm तक होता है। ठीक है ना, तो सबसे पहले जो इनके लक्षण होते हैं वो पत्तियों पे दिखाई देते हैं। पत्तियों किनारे जो है वो स्पॉट्स के रूप में दिखाई देते हैं। फिर वो जो स्पॉट्स होते हैं वो जो है भूरे एवं काले धब्बे घाव के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं, जिनका आकार जो होता है 0.2 से 0.5 mm तक जो है वो होता है इनका आकार। ठीक है ना, और इनके लेशन अंत में आकार में बढ़ जाएंगे और पत्तियों झुलसने का कारण को बताया जाएगा। तो पत्तियां बिल्कुल झुलसी हुई जली हुई दिखाई देती हैं और ये जो छोटे छोटे स्पॉट्स होते हैं धीरे धीरे बड़े हो जाते हैं। ठीक है ना, और कुछ घावों को विशेष रूप से युवा पौधों पर अलग पीले प्रकंदों द्वारा पहचाना जा सकता है। ठीक है ना, तो इन घावों को आसानी से जो है वो देख करके हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यानी हम जब पत्तियों में देखेंगे तो झुलसे आकार के धब्बे, भूरे काले धब्बे दिखाई देंगे, तो उसको हम आसानी से पहचान सकते हैं कि ये जो है वो सूरजमुखी का अगेती झुलसा रोग जो है वो के कारण प्रभावित फसल जो है वो है। ठीक है ना, इसके बाद यदि बीमारी गंभीर हो जाती है तो पौधों का समय से पहले ही खराब कर दिया जा सकता है और वो मर सकते हैं। अगर ये बीमारी ज़्यादा मात्रा में फैल जाती है, ज़्यादा इसके जो पैथोजेंस होते हैं ज़्यादा क्रियाशील हो जाती हैं, तो पूरी की पूरी फसल जो है वो नष्ट हो सकती है, पूरे के पूरे पौधे जो है वो मर सकते हैं। जब पौधे अपना प्रकाश संश्लेषण की क्रिया यानी अपना भोजन नहीं बना पाते हैं तो वो क्या होते हैं? मृत हो जाते हैं। इनके जो कैजुअल ऑर्गन होते हैं वो मोस्टली जो है वो आपका अल्टरनेरिया हेलियंथी होता है। क्या होता है? अल्टरनेरिया हेलियंथी होता है, जो कि क्या होता है? एक प्रकार की फंगस की स्पीसीज होती है। क्या होती है? फंगस की स्पीसीज, जो क्या होता है? एक फंगस होता है। क्या होता है? फंगस होता है। यानी इसका जो रोग कैजुअल ऑर्गेनिज्म होता है, रोग कारक होता है, वो होता है अल्टरनेरिया हेलियंथी होता है। इसको हैंस के नाम से जानते हैं। ठीक है ना, और ये जो है वो बेलनाकार बिखरे हुए और भूरे रंग के, हल्के भूरे रंग के सीधे घुमावदार जो है वो होते हैं। ठीक है ना, बिखरे हुए भूरे रंग के, काले रंग के इनके जो है वो कैजुअल ऑर्गेनिज्म जो है वो दिखाई जो है वो देते हैं। मोस्टली अल्टरनेरिया हेलियंथिक द्वारा होता है, जो कि एक फंगस होता है जिसको हम हिंदी में कवक भी कहते हैं। इसके बाद इस प्रकार से इनका जो लाइफ साइकिल होता है वो इस प्रकार से होता है। ठीक है ना, इनका जो जीवन चक्र होता है इसे क्या कह सकते हैं हम? इनका लाइफ साइकिल। तो इनका जो जीवन चक्र होता है वो इस प्रकार से होता है। ठीक है ना, डार्क ब्राउन ब्लैक स्पॉट सबसे पहले जो है वो ये जो है वो इन्फेक्टेड सीड। ठीक है ना, तो बीज के द्वारा भी ये रोग जो है वो, अगर जो है वो बीज ग्रसित बीज है, रोग पैथोजेंस के द्वारा प्रभावित बीज को हम बोते हैं तो उसके द्वारा भी ये रोग जो है वो फैल जाता है। तो अगर इन्फेक्टेड बीज है तो फिर उसमें जो है वो ये रोग जो है उससे भी फैल सकता है। तो इन्फेक्टेड बीज जो है वो है तो उसमें क्या है कि या फिर जो है वो इन्फेक्टेड बीज हुआ, इन्फेक्टेड बीज को बोने, अगर रोग ग्रसित बीज का हम बोने के लिए प्रयोग कर रहे हैं तो उसके द्वारा भी इसका फैलाव जो है वो होता है। तो अगर मान लीजिए इन्फेक्टेड बीज का प्रयोग कर रहे हैं, फिर स्पॉट्स ऑन वेज सीडलिंग लीव्स, तो इनके जो है वो इन्फेक्टेड बीज जब अंकुरित होते हैं तो उनके जो है वो स्पॉट्स दिखाई देते हैं। क्या दिखाते हैं? स्पॉट्स दिखाई देते हैं सर्वप्रथम जो है वो न्यू लीव्स पे, यानी न्यू जो सीडलिंग होती है, न्यू जो लीफ होगी, न्यू लीफ जो होती हैं उस पे इनके लक्षण सर्वप्रथम दिखाई देंगे। नई पत्तियों पे लक्षण जो है वो सर्वप्रथम इनके दिखाई देंगे। फिर ये जो है वो ये लक्षण जो है वो पत्तियों पे जो है वो कई पत्तियों पे जो है वो
प्रभावित करते हैं। ओल्ड लीव्स पे भी, न्यू लीव्स पे भी डार्क ब्राउन ब्लैक स्पॉट क्या दिखाई देते हैं, डार्क ब्राउन ब्लैक स्पॉट में ये सबसे पहले इनके स्पॉट दिखाई देंगे। फिर जो स्पॉट्स होते हैं वो डार्क ब्राउन ब्लैक में जो है वो भूरे काले में परिवर्तित हो जाते हैं। फिर वो जो है जो इनके निकलते हैं अल्टरनेट स्प्रेड स्पोर्स, फिर जो है पत्तियों से जो इनको स्पोर्स होते हैं वो हवा में फैलते हैं और हवा में फैल करके जो है वो ब्लैक स्पॉट डॉर्क रसेस ऑफ पॉट्स, ठीक है ना। तो जो इनके पॉट्स बनते हैं यानी जो फ्लावर बनते हैं उसको भी जो है वो प्रभावित करते हैं। इनके स्पोर्स जो है वो पत्तियों से उड़ करके जो इनका हेड होता है, फ्लावर्स होते हैं, उसको भी प्रभावित कर देते हैं और उसको काले भूरे में परिवर्तित कर देते हैं और जो तेल की मात्रा होती है बीजों के अंदर उसको कम कर देते हैं, यानी सूरजमुखी की फसल की गुणवत्ता को डिक्रीज कर देते हैं। और फिर से जो है वो जो स्पोर्स होते हैं पूरी तरह से पूरी फसल को प्रभावित कर देते हैं और फिर से जो है वो उससे इन्फेक्टेड बीज जो है वो बन जाते हैं। क्या होते हैं, इन्फेक्टेड जो है वो बीज का निर्माण होता है, सीड्स का निर्माण होता है। फिर वही सीड जो है वो इनका चक्र ऐसे जो है वो चलता रहता है। तो फिर बीज को प्रभावित कर देते हैं। फिर अगर वो बीज को प्रभावित कर देते हैं, फिर से बीज को अगर हम बोने के लिए प्रयोग करते हैं, फिर से वही चक्र जो है उसमें चलता रहता है। तो इस प्रकार से इनका रोग चक्र जो है वो होता है। आगे मैं बात करूँगा इनके अनुकूल परिस्थितियाँ की, फेवरेबल कंडीशंस की। कैसी फेवरेबल कंडीशंस होती हैं, आर्द्र गर्म मौसम अल्टरनेरिया रोग के विकास को बढ़ाता है, ठीक है ना। जो आर्द्र होता है यानी जो गर्म मौसम होता है जिसमें ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, आर्द्रता ज़्यादा होती है, तो वो मौसम इसके लिए काफ़ी उपयुक्त जो है वो माना गया है। उच्च आर्द्रता, हाई ह्यूमिडिटी, गर्म तापमान वाले क्षेत्र इस रोग के प्रति संवेदनशील होते हैं। जिन पौधों को जल्दी लगाया जाता है वे बाद में लगाए गए पौधों की तुलना में रोगों के प्रभावों से अधिक गंभीर नुकसान के लिए अति संवेदनशील होते हैं, ठीक है ना। यानी जो हाई ह्यूमिडिटी होती है, उच्च आर्द्रता और उच्च तापमान वाले क्षेत्र होते हैं, वहाँ पर ये रोग फैलने का चांसेस ज़्यादा होता है। जो पौधे पहले लगाए जाते हैं उनको ज़्यादा फसल प्रभावित करती है और जो बाद में, ठीक है ना, जैसे लिखा है कि बाद में लगाए गए पौधों की तुलना में रोग के प्रभाव अधिक गंभीर नुकसान के लिए अति संवेदनशील हो। जो पौधे अर्ली जो सोइंग हो जाती है, अर्ली जो वैरायटी सोइंग करते हैं उसमें इस रोग के फैलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, जबकि बाद में जो फसल लगाते हैं, लेट थोड़ा बुआई करते हैं, उसमें फसल के रोग के फैलने के चांसेस जो है वो कम देखे गए हैं। रोग का विकास कम से कम 12 घंटे के लिए आर्द्र पर्ण समूह के साथ 25 से 37 डिग्री टेम्परेचर पर तापमान का पक्षधर होता है। तो लगभग 25 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड जो तापमान होता है वो इसके फैलने के लिए जो है वो ज़्यादा उपयुक्त जो है वो माना जाता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से इनका जो है वो होता है। और इसका रोग चक्र की बात करेंगे, डिजीज साइकिल की, तो रोग तब तक होता है जब तक कि पत्तियों पर भूमि बीजाणु तने युक्त नमी की उपस्थिति में अंकुरित होते हैं और सीधे पौधे में घुसकर उन्हें संक्रमित कर देते हैं। तो इस प्रकार से हम बात करेंगे कि जो रोग चक्र होता है, तो रोग चक्र इनका जो है वो प्रभावित बीजों से प्रारंभ होता है। उसके बाद जो है जो न्यू सीडलिंग होती है, नए पौधे उगते हैं, उस पर इसके लक्षण पत्तियों पे दिखाई देते हैं। फिर वो लक्षण जो है वो भूरे काले धब्बों में परिवर्तित हो जाते हैं पत्तियों पे। फिर उससे बीजाणु निकलते हैं, फिर वो फूलों को प्रभावित करते हैं, फिर फूलों से बीजों में प्रवेश कर जाते हैं और फिर से जब हम बीजों को बोने के लिए प्रयोग करते हैं पुनः यह चक्र जो है वो प्रारंभ हो जाता है। तो इस प्रकार से इनका रोग चक्र जो है वो होता है। उसके बाद हम बात करेंगे इसका प्रबंधन, ठीक है। तो नियंत्रण की जब बात करेंगे या प्रबंधन की बात करेंगे तो उसमें कई सारी चीज़ें होती हैं। तो ये रोग मोस्टली जो है वो प्रभावित होता है इन्फेक्टेड क्रॉप से। जो संक्रमित फसल होती हैं, संक्रमित बीज होते हैं, मोस्टली उससे जो है फैलता है। तो इस रोग का सबसे अच्छा आसान तरीका है इसको बचाने के लिए कि अच्छे साफ सुथरे बीजों का प्रयोग करना चाहिए। अगर मान लीजिए किसी प्रकार के पैथोजन से प्रभावित बीज होते हैं तो उसके कारण फसल जो है वो ज़्यादा प्रभावित होती है। तो सबसे पहले साफ सुथरे रोग रहित स्वच्छ बीजों का उपयोग हमको बुआई के लिए करना चाहिए। और दूसरी चीज़ क्या है कि साफ सुथरे खेत का प्रयोग करना चाहिए। खेत के आसपास जो खरपतवार हैं उसको बिल्कुल नष्ट कर देना चाहिए, क्योंकि ऑफ सीजन में ये उससे जीवन यापन करते हैं, आसपास खरपतवारों में जीवित रहते हैं इसके स्पोर्स।
और फिर नई फसल हम बोते हैं तो फिर उसको प्रभावित करने लगते हैं। तो अच्छे से साफ़ सुथरे खेतों का ही प्रयोग करना चाहिए, जहाँ पर कोई खरपतवार ना हो, साफ़ सुथरे हो खेत, उसको में हमको सूरजमुखी की फसल उसी खेत में जो है वो लेना चाहिए, ठीक है ना। तो ये विशेष हमको इसमें ध्यान जो है वो देना चाहिए। इसके अलावा फसल चक्र तथा फसलों के मलबे की सफाई उच्च मैदानों अधिकांश वर्षों को वैकल्पिक अल्टरनेरिया लीफ स्पॉट का प्रबंधन करती है। और दूसरी चीज़, उचित फसल चक्र को अपनाना चाहिए, यानी सूरजमुखी की फसल लिए हैं, एक आध साल उसमें गैप कर देना चाहिए और दूसरी फसल लेना चाहिए, फिर अगले में हमको सूरजमुखी, मतलब एक आध साल की गैपिंग भी बीच में देना चाहिए कि इस रोग के बीजाणु हो उनका जीवन चक्र जो है वो टूट जाए, ठीक है ना। तो अलग अलग प्रकार के अलग अलग फसलों को जो है वो इस खेत में बोना चाहिए। इसके बाद ज़्यादातर उच्च मैदानी इलाकों में अधिकतर वर्षों के दौरान अल्टरनेरिया रोग का प्रबंधन कवकनाशियों की आवश्यकता नहीं होती है। तो जो उच्च मैदानी इलाके हैं, जो ऊंचे वाले मैदानी क्षेत्र होते हैं, वहाँ पर इससे ज़्यादा इसका रोग प्रकार नहीं होता है। जहाँ पर ज़्यादा नमी, निचले जो क्षेत्र हैं जहाँ पर नमी प्रॉपर, मॉइस्चर प्रॉपर बनी रहती है खेतों में और फेवरेबल कंडीशन होती है, आर्द्रता जो है वो अधिक होती है, तो वहाँ पर रोग के फैलने के चांसेस जो है वो ज़्यादा देखे जाते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से भी देखा गया है। प्रारंभिक घावों के प्रदर्शन से ठीक पहले रासायनिक नियंत्रण अत्यंत प्रभावी होते हैं और इसे सांस्कृतिक नियंत्रण नीतियों के साथ मिलकर के इस्तेमाल किया जाता है। तो तमाम प्रकार के जो खरपतवार होते हैं वो भी इनके फैलाने काम करते हैं। तमाम प्रकार के वीड्स जो होते हैं उसको भी खेत में जो है वो नहीं उगने देना चाहिए ये, क्योंकि और अच्छे जो है वो साफ़ सुथरी अच्छी प्रजातियों को ही बोना चाहिए। सर्टिफाइड सीड का जो है बोने के लिए प्रयोग करना चाहिए। और गर्मी के दिनों में खेत की गहरी जुताई कर देना चाहिए। क्या करना चाहिए? गर्मी के दिनों में खेत की गहरी जुताई कर देना चाहिए, जिससे इसके जो मिट्टी में जो पड़े हुए स्पोर्स होते हैं वो पूरी तरह से जो नष्ट हो जाने चाहिए। कई प्रकार की जो है प्रतिरोधी प्रजातियां होती हैं जिसको बोने के लिए प्रयोग करना चाहिए, ठीक है ना। जो प्रतिरोधी प्रजातियां हैं, जैसे आपकी कुछ प्रतिरोधी प्रजातियां हैं, प्रजाति जैसे आपका BHS1, BHS2, S6, S25 ETC, ठीक है ना। आदि प्रजातियों को जो है वो प्रतिरोधी प्रजातियों को बोने के लिए इसमें प्रयोग करना चाहिए, ठीक है ना। तो इस प्रकार से फसलों का उचित प्रबंधन, सही रणनीति अपना करके इस रोग से हम अपनी फसल को जो है वो बचा सकते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आज मैंने आपको वो बताया इम्पोर्टेंट फॉर अल्टरनेरिया ब्लाइट के बारे में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास थी। आप सभी जो है वो इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो स्टूडेंट्स हमारी क्लास से जुड़ रहे हैं, पहली बार हमारी क्लास को देख रहे हैं, वो भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उनको जो है वो नए नए टॉपिक की वीडियोस जो है वो आपको प्राप्त होती रहें। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम फिर से मिलेंगे आपको, ठीक है।